नमस्कार। बात इतनी सी कि इस देश में 2% के लोग बहुत अमीर हैं, जिनके पास देश की ज़्यादातर दौलत है। बात इतनी सी है, करीब 28 से 30% लोग मिडिल क्लास के हैं, जो क्लास बैरियर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो जिस क्लास में वो हैं, अगर लोअर मिडिल में है तो मिडिल बनना चाहते हैं, मिडिल में है तो अपर मिडिल बनना चाहते हैं, अपर मिडिल में है तो रईस बनना चाहते हैं। बात इतनी सी है। बात इतनी सी है कि हिंदुस्तान अभी भी निर्धन व्यक्तियों से बसा हुआ गरीब देश है। करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। इनमें से सन 2014 तक 13 करोड़ के करीब लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर ले आया गया था। लेकिन एक बार फिर पिछले 5.5 साल में देखा गया है, अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई है उसकी वजह से हम अभी भी एक गरीब देश हैं। बात इतनी सी है, ज़्यादा नहीं है। बात इतनी सी है कि ये जितने भी गरीब लोग हैं, ये अपने दूर दराज इलाकों से आए हैं, अपने अपने गांव, अपने अपने प्रदेश छोड़कर आए हैं, बड़े बड़े शहरों में आए हैं, रोज़ी रोटी की तलाश में आए हैं। और आज लॉकडाउन की वजह से इनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो उसी तरह लाखों की तादाद में ये लोग वापस भी जा रहे हैं। जब ये वापस जा रहे हैं तो अंदाज़ा होता है कि इतने साल जो यहाँ पर रहे, कमाया क्या है इन्होंने। हाँ, आम से दृश्य आपने देखे होंगे कि एक हाथ में एक थैला है, दूसरे हाथ में एक सूटकेस है, सर पे गठरी है, कंधे पे एक बच्चा है, साथ में औरत है, उसके पास भी एक बच्चा है और थैला या सूटकेस वगैरह है। यही हासिल किया। ये उनको अपने ही गांव में, अपने ही प्रदेश में इतना भी नहीं मिलता था, इसलिए सब कुछ छोड़ के यहाँ बड़े बड़े शहरों में आना पड़ा। पूरे भारत में फैले हुए हैं। जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारे काम धंधे हैं, उसकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी यही लोग हैं। और जब मुसीबत का वक्त इन पर आया, सब ने इनका साथ छोड़ दिया, सिवाय कुछ NGOs के। खासकर सरकार ने तो साथ छोड़ ही दिया। ये पैदल जाने को मजबूर हुए। आप कल्पना कीजिए, सैकड़ों मील दूर पैदल जा रहे हैं। कोई सूरत से इलाहाबाद जा रहा है, कोई कर्नाटक से बिहार जा रहा है, कोई नीचे आंध्र प्रदेश से यूपी जा रहे हैं पैदल। क्यों? क्योंकि सरकारें नहीं हैं इनके लिए। इनके जब वोट मांगने का टाइम आता है, इनके वोट हैं, लेकिन वैसे नागरिक नहीं है। बहरहाल बहुत शोर मचाने पर सरकार ने ऐलान किया कि ठीक है, इनको वापस जाने दिया जाएगा, बसों में पहले जाने दिया जाएगा। काफ़ी सारा समय तो उसी में बीत गया कि बसें कौन देगा, बसों का किराया कौन देगा। फिर ये तय हुआ कि ट्रेन चलाई जाएंगी। अब ये हुआ कि ट्रेन की टिकट भी ये देंगे। उधर से सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया कि नहीं, कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट्स हैं वो इनका किराया भरेंगी। इतना सुनते ही सरकार में जैसे हलचल मच गई, जैसे एक वो फायर फाइटिंग होती है, मतलब फेस सेविंग डिवाइस। इन्होंने कहा कि नहीं, 85% रेलवे देगी और 15% राज्य देंगे। अब सवाल ये उठता है कि PM केयर्स फंड किस लिए बना हुआ है आखिरकार? PM केयर्स फंड है क्या? इसमें 151 करोड़ रुपए इंडियन रेलवेज़ ने दिए हैं, लेकिन उसके पास बावजूद उसके वो किराया चार्ज करती रही है। ये गलत है, ये झूठ है कहना कि 85% रेलवे दे रही है। दे नहीं रही है। एज ए पैनिक रिएक्शन ऐलान हुआ है, अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं है, पार्टी की तरफ से हुआ। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने एक ट्वीट भेज दिया था, हाउ मोरॉनिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू charge steep rail fares from the half-starved migrant laborers. Indians stranded abroad were brought back free by Air India. If railways refuse to budge, then why not make PM cares pay instead? कि मतलब कितना बेवकूफ़ाना कदम है भारत सरकार का एक फ़ैसला कि जितने भी मज़दूर वापस जा रहे हैं उनसे रेल की टिकट का चार्ज किराया लिया जाएगा। जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए थे उनको हवाई जहाज़ों में मुफ्त लाया गया। कोरोना भी वही लाए साथ में, उसके अलावा जो विदेशी आए थे वो, उनको मुफ्त लाया गया। इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। अगर रेलवे मंत्रालय नहीं फ्री ले जा सकता इनको, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसे ही नहीं है, तो PM केयर्स फंड किस लिए है? किस लिए बनाया गया है? जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने दान दिया है, जो किसी सरकारी ऑडिट के तहत नहीं आता, जिस पर पार्लियामेंट में सवाल नहीं पूछा जा सकता, जो एक सेमी प्राइवेट ट्रस्ट की तरह है। वो किस दिन के लिए बनाया गया है? यही सवाल सोनिया गांधी ने भी पूछा था। फिर उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट किया कि नहीं, मेरी पीयूष गोयल से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, 85% किराया जो है वो रेलवे देगी। फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। अभी तक आधिकारिक क्या है हमें समझ में नहीं है, ऑफिशियल क्या है हमें समझ में नहीं है। हमें सिर्फ इतना मालूम है, बात इतनी सी है
कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो पूरी रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो मज़दूर हों, दिहाड़ी मज़दूर हों, बाहर से आए हुए मज़दूर हों, चाहे वो किसान हों, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनके भरोसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, MSME चलते हैं, खेती किसानी होती है, उनको संकट के समय में सरकार ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। नागरिक मदद कर रहे हैं, NGOs मदद कर रहे हैं, सरकारें या तो सो रही हैं या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि चक्रव्यूह की तरह लॉकडाउन में चले तो गए हैं, अब अभिमन्यु की तरह बाहर निकलना है, कोशिश करनी है या क्या करना है। हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है, कर्तव्य रहा है, कार्रवाई रही है कि जो फ़ौज की जहाँ तक बात आए, उनके लिए बहुत ही भावनात्मक सेंटिमेंटल तरीके से उनके बारे में बातें तो करते रहो, सलाम करते रहो, फ़ौजियों के लिए हमारे दिलों में बहुत इज़्ज़त है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो पहले हमारे दिल रोते थे, असली में रोते थे, जब जब भी कोई फ़ौजी शहीद होता था, सरकारें भी इस ढंग से जो बातें व्यक्त करती थी उनमें सच्चाई झलकती थी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मतलब जवान की भी उतनी अहमियत है जितनी किसान की अहमियत है। उन्होंने जय उद्योगपति कभी नहीं कहा था, जय व्यापारी कभी नहीं कहा था, ठीक है। और उनकी एक बार उनके कहे पर सोमवार के दिन लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। बहरहाल अब देखिए 2 मई को एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है, उसका कहीं जिक्र तक नहीं है। 2 मई को क्या हुआ कि 5 फौजी थे हमारे, और वो आतंकवादियों के चंगुल से सिविलियंस को छुड़ाने गए थे हांदवाड़ा, और सिविलियंस को तो छुड़ा दिया लेकिन अपनी शहादत दे दी। इसमें कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश एंड दिनेश, बिसाइड्स सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सगीर काजी, ये JNK पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के सदस्य हैं, और एक जवान हमारा ज़ख्मी भी हुआ। उससे पहले 4 अप्रैल को 5 कमांडो थे हमारे जो इलीट पैरा फोर्सेस के, वो एक्शन में मारे गए जब उन्होंने 5 आतंकवादियों को मारा। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक बात पहुंच गई थी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट वो होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारी गन्स होती हैं, बंदूकें, जो इन्फेंट्री जो हमारी होती है वो पैदल फौज होती है, लश्करी फ़ौज जो होती है, उसके जो हथियार होते हैं उसके बाद एक आगे बेयोनेट भी लगा होता है, छुरा किस्म का लगा होता है। ये हालत तब आती है जब आमने सामने की लड़ाई हो। फिर जब बेयोनेट वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं, प्रॉक्सिमिटी इतनी नज़दीक हो जाती है, इतनी नज़दीकी जिस्मों की हो जाती है, फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। तो ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था। एक हमारे सूबेदार संजीव कुमार ने, उन्होंने बर्फ़ पर आतंकवादियों के कदमों के निशान देखे और फिर उस ट्रेल को फॉलो किया। फिर फ़ौरन सूचना भेजी गई हेलीकॉप्टर के ज़रिए, ठीक है। हमारे जो 5 कमांडोज थे उनको उतारा गया गहरी बर्फ़ में। जब ये बर्फ़ में चल रहे थे, पीछा कर रहे थे, तो एक ऐसे कोने पर आ गए, कॉर्निस पर, एज पर आ गए जो जमी हुई थी। उस पर पाँव रखते ही वो टूट गई एज, और ये सीधा लुढ़कते हुए हमारे कमांडोज उसी नाले में पहुँचे जो बर्फ़ से भरा हुआ था, और वहीं पर ही आतंकवादी भी थे। उसके बाद जब लड़ाई हुई हैंड टू हैंड, तो जो ऊपर रह गए थे उन्होंने जब देखा कि नीचे लड़ाई शुरू हो चुकी है, फायर फाइट भी हो रही है शुरू, एक भाग रहा आतंकवादी, उसको भी गोली मारी गई, तो वो भी नीचे कूद गए। हमारे एक शहीद का जो शरीर था वो तो आतंकवादी के शरीर के ऊपर था। एक ये निशानी थी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसको हटाया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब ये कहा गया था कि आतंकवाद के मामले कम होंगे। मैं छोटी सी आपको फिगर दे दूँ, ये JNK एडमिनिस्ट्रेशन की फ़िगर है, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसकी फ़िगर्स हैं कि 25 अप्रैल तक, 5 अगस्त को लगाया गया था पिछले साल, 25 अप्रैल तक 108 आतंकवाद से जुड़े हुए घटनाएं हुई, और जिसमें 99 जो घटनाएं हुई वो सिर्फ कश्मीर से ही हुई, 9 जम्मू से हुई, 30 नागरिकों की जान गई, 114 नागरिक जो थे वो ज़ख्मी हुए, 20 हमारे जवान शहीद हुए, सिक्योरिटी पर्सोनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, चाहे वो फ़ौज के हों, चाहे वो BSF के हों, चाहे वो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों या जम्मू कश्मीर पुलिस के हों। 27 फोर्सेस पर्सनल और मार्टिर्ड, 27 शहीद हुए, 54 स्पेशल फोर्सेस जो हमारे जवान थे, 54 वो ज़ख्मी हुए,
76 आतंकवादी मारे गए, उसके अलावा 132 आतंकवादी पकड़े गए। इसमें ये हंडवारा का इंसिडेंट इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें मैंने जिक्र किया कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद का। ये वाला किस्सा इसमें शामिल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 अगस्त से आज मई हो गया, 4 मई हो गया है, कितने महीने, साल होने को आ जाएगा, 2 महीने बाद 10 महीने हो गए हैं। आतंकवाद की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। हमने तो लिप सर्विस देना भी छोड़ दिया है। ठीक है, हवाई जहाज़ उड़ा दिए, गुलाब के पत्ते मतलब उनकी बारिश करवा दी, बैंड बजवा दिए, लेकिन जहाँ तक फ़ौज की बात है, जो एक्शन चल रहा है उसकी खबरें हमारे चैनल्स पर नहीं आ रही हैं। ऐसा क्यों है, आप खुद सोचिए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।